जी, अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। ये गुफ्तगू हमारी आपकी शो कब हो गया? तो चौथी किस्त स्टार्ट हो गई है। चलें देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, इंशाल्लाह शुरू हो ही जाएगी। तो आपने कैरियर का इख्तिताम किया पीआईए में और साथ ही पीआईए के बेड़ा गर्क। सही है? नहीं, मैं मेरा ख़्याल है उससे पहले अलग हो चुका था। अच्छा, 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 वो जो अच्छा। मैं पीआई के हवाले से बात कर रहा था और मैंने कुछ बात कही कि मैंने कहा कि मुझे ज़िंदगी का सबक यहाँ से मिला। मैं 2 बातें इस हवाले से करना चाहूँगा कि एक एमडी साहब हमारे जब पीआईए में आए, जी। तो वो कहते हैं कि लोगों ने इतनी फूलों की पत्तियाँ बिखेरी, इतनी फूलों की पत्तियाँ बिखेरी कि ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। ओह हो! और जब वो गए तब भी ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी, वो कैसे? क्योंकि खींच ली गई थी उनके पाँव के नीचे से। मैं चूँकि बैनुल सुतूर बात करता हूँ अब जाके, तो जी, मैं जी, जी, यही जी, लिखता जी। हूँ कि जब आए तब भी ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी और जब गए तब भी ज़मीन नज़र नहीं आई। अब इसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुझे अफ़सर बकार ख़ास कर दिया गया। अब जब कोई गलत बात पे कोई भी शख्स किसी भी सरकारी इदारे में जब मना करता है और उसे अफ़सर बकार ख़ास कर दिया जाता है, तो लामहल्ला उसका चार्ज किसी और को दिया जाता है। तो पूरा दफ्तर जो है, और इसमें आपको हमारी कौम की सोच भी नज़र आ जाएगी। पूरा दफ्तर उस शख्स से जो अफ़सर बकार ख़ास हुआ होता है आके हमदर्दी करता है कि गलत हुआ और आपने सही फ़ैसला किया, यही स्टैंड लेना चाहिए वगैरह वगैरह। और उसके बाद जिस शख्स को चार्ज दिया होता है उसके पास जाता है, उसको मुबारकबाद देता है और उससे ये कहता है कि अब पहली दफ़ा एक अहल शख्स इस ओहदे पे आया है। क्या बात है, क्या बात है! और ये मिनहसुल हुए कौम तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां आसमां क्यों? क्यों। तो और ये मैं आपको बताऊं, ये मिनहसुल कौम इस वक्त हमारी फितरत शायद शायद हम लोगों के नज़दीक लोगों से ज़्यादा ओहदों की अहमियत है दुरुस्त, कि कुर्सी पे कौन बैठा है। बिल्कुल सही। लोग कुर्सी के ही दोस्त होते हैं, इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि ये सबक मैंने पीआईए से सीखा। तो अब इसके बाद लोग कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा कोई शख्स क्यों पैदा नहीं होता जो ये कैरेक्टर ले और मना करे, जी, कि मना करने वाले का तो आप सर कलम कर देते हैं। सही बात है। तो अब मतलब हर कोई जो है वो तारीख में इस तरह से नहीं जाना चाहता। तो ये खैर वो रहते हैं। लेकिन खैर उसके बाद दरस तदरीस पढ़ाने का मैंने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में बहुत अरसे पढ़ाया। तो दरस तदरीस का सिलसिला वैसे फिर चलता रहा, ट्रेनिंग ये इस हवाले से भी। आपका एक खासा बड़ा अरसा गुजरा मार्केटिंग का और आपने बताया कि हर मैंने फार्मा कंपनी से आपने इससे स्टार्ट किया, डायरेक्टर दुरुस्त। लेवल तक गए ये। आप कैसा समझते हैं इस करियर को? मुझे तो बड़ा मैंने जो जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में देखा है, तो मार्केटिंग बड़ी वोलेटाइल किसी है कि कभी छक्का लग गया तो आप बहुत बड़े हीरो बन गए उधर और अगले साल तवक्को की जाती है कि आप उससे ज़्यादा का टारगेट अचीव करेंगे। तो वो जो एक मार्केटिंग वाले बेचारे की दौड़ लगी रहती है, कि लगता है कोई मंजिल कहीं है ही नहीं। आपने 4 करोड़ का टारगेट अचीव किया, उन्हें लगे 6 करोड़ का टारगेट है कोई। ऐसा है कि नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मैं इसमें पहले आपकी बात का जवाब दूँगा और फिर एक और बात बड़ी दिलचस्प कहूँगा जो मेरे मार्केटिंग के इस करियर का निचोड़ भी है। देखिए, अगर आप मार्केटिंग के शोबे में आ रहे हैं तो ये तो समझ लीजिए कि ये हर वक़्त एक हैजानी सी कैफ़ियत तारी रहेगी, जी, क्योंकि जी। हर वक़्त आप एक ऐसे टारगेट के पीछे भागते रहेंगे और जैसे ही टारगेट अचीव करेंगे, शाबाश और अब अगला टारगेट ये है। मतलब ये समझ लीजिए ये टिपिकल जुमला होता है मैनेजमेंट का कि शाबाश आपने कर लिया, लेकिन अब आप शाबाश दिल पे लगा के वो बैठिएगा मत, बार मज़ीद हाई कर देना बार है। मज़ीद हाई हो गया। तो अगर आप ये इस तरह का चैलेंज अपनी ज़िंदगी में पसंद करते हैं, मुझे मज़ा आता था, मैं आपको सही बात बताऊँ, क्योंकि जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि आपने किया, वो आपको किसी और देखिए, शोबे आप में तो नहीं आता। लकी थे ना कि आप अचीव करते रहे। आप उनके बारे में सोचें जो बहुत मेहनत करते हैं, अचीव भी करते हैं, लेकिन वो अचीवमेंट को बरकरार नहीं रख पाते हैं। हाँ, नहीं ये चैलेंजेज़ हैं, क्योंकि देखिए आप हर दफ़ा एक ही तरीके से वो रिज़ल्ट नहीं ले सकते, आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करते रहनी होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़े मज़े की है कि आमतौर पे जो एक सेल्स और मार्केटिंग की एक चपकलिश भी चलती रहती है। अब मैंने ये चीज़ देखी, और मैं एक लीडिंग ब्रांड का नाम नहीं लूँगा जिनके साथ मैं वाबस्ता रहा, और उनकी सेल्स एक ज़माने में बहुत बहुत मुश्किल सूरत हाल में थी। अब जैसे ही आपने सेल्स बिल्ड कर दी, सेल्स अच्छी गई, तो वो फिर कहते हैं, देखा ब्रांड का पावर, देखी ब्रांड का पुल देखा। अरे भाई, अगर ब्रांड का पुल था तो पहले कहाँ था? ये सही बात ब्रांड है, तो पहले भी था, तो सही ये है। ब्रांड का पुल कहाँ से आ गया? अच्छा, जब टारगेट नहीं होते, सेल्स नहीं आती, तो सेल्स वाले नहीं काम कर रहे, और जब आ जाती है तो वो ब्रांड का पुल है।
अब ये इस चैलेंज के दरमियान ही आपने नेविगेट करना है। देखिए वो तो मेरे समझ आता है, किसी ने अच्छा परफॉर्म किया, आपने 5 स्टार मिलाया, खाना खिलाया, प्लास्टिक का एक टुकड़ा पकड़ाया, उससे सेल्फियां बनाई, अपने लगा दी और एक बड़ी वाह हो गई, यहाँ तक पल्ले पड़ता है। जो मैंने बैंकिंग सेक्टर में बदल खास देखा कि जिस दिन बेचारे ने अगर डिपॉजिट टारगेट अचीव कर लिया तो उस पर एक हॉन्ट कर रहा है कि अब लोन के क्या टारगेट हैं, क्रॉस सेलिंग क्या टारगेट है। यहाँ तक भी सही है, लेकिन जो मुझे मालूम है कि ऐसे किस्से हुए हैं कि जहाँ पे किसी वजह से अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया तो उसको फिर मीटिंग में ह्यूमिलिएट किया जाता है, उससे मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है और बाज़ औक़ात गाड़ी की चाबी भी ले ली जाती है कि आपने डिलीवर नहीं किया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग वालों की परफॉर्मेंस जो है गेज करती है, वो हमेशा उनके टारगेट अचीव करने से करती है। लेकिन वो भी तो इंसान है, उनके बीवी बच्चे भी तो हैं, वो जब घर में जाएँगे गाड़ी में कि गाड़ी भी छीन गई, वो भी छीन गया, तो मतलब वो कैसे परफॉर्म कर पाएँगे? ये क्या तरीका है आखिर? नहीं देखिए फारूक साहब, ये चैलेंज है इस शोबे में, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब ये इसका इसका जो कैच जिसमें आप कहें कि एक बैलेंस कहें, कहाँ आप ह्यूमन फैक्टर को और कॉम्पिटेंस या प्रोफेशनलिज्म को कैसे यकजा करेंगे, इसका कोई फार्मूला नहीं है। क्योंकि किसी का नहीं पता कि वो जो टारगेट नहीं अचीव कर पाया उसमें उसकी मेहनत कितनी थी और नाअहली कितनी थी, ये तायुन। अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर आदमी पीआईए में हो या मेरे बाप के साथ टीसीपी सीसी में हो तो वहाँ तो एक चांस है कि ओएसडी बनाया जाएगा, लेकिन जो मार्केटिंग या सेल्स के लिए उनके लिए ओएसडी की कोई टर्म नहीं है। नहीं नहीं, उसमें तो करो नहीं तो बाहर जाओ, खलास, करो या बाहर जाओ, करो या बाहर जाओ। वो तो ये आपने तो हैजान है मुझसे। अब मैंने आपसे कहा बहुत हैजानी महकमा है ये, इसमें काम करने के लिए आप हम वक्त अपने टोस पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर ये है तो लाइमलाइट भी बहुत मिलती है, रिकग्निशन भी होती है, इसके साथ जो इसके पर्क्स हैं, ट्रैवलिंग, ये वो दुनिया जहान के और जो एक्टिविटीज होती हैं, तो अगेन वो आपकी अपनी नेचर भूरबन में बिजनेस मीटिंग्स। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, भूरबन में बिजनेस मीटिंग, बल्कि अब तो भूरबन तो बहुत पुराना एक हाँ, डेस्टिनेशन हो गई, अब तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जी हैं जी जी जी। और उसमें जो है आप कहीं पे भी आपको ले जाया जाता है। हाँ, ये चैलेंज है इसका, और अगर आप समझते हैं कि इस चैलेंज के साथ आप नबर्द आज़मा हो सकते हैं तो ये शोबा आपके लिए है। लेकिन अगर आप इतनी हैजानी कैफियत बरकरार नहीं रख सकते, कितने लोगों को जानते हैं कि जो बाद में सेल्स से ट्रेनिंग में आए, दिल का दौरा पड़ गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये सारे मसाइल मुझे हैं एक इस बैंक शोबे का में। मालूम है कि जहाँ पे जो साहब जिन्होंने टारगेट बड़े अचीव किए हुए थे तो एक साल सेल्स मीटिंग के फॉर्मेट में सीधे हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए थे। जी, मैंने आपसे कहा ना कि ऐसी कितनी मिसालें, कि मैं खुद भी कितनी वाकिफ आदमी हूँ। अपने कुलीग्स में, अपने पीयर्स में इतनी तौहीन कैसे बर्दाश्त करेगा कि उससे कहा जाए अपना मोबाइल फोन रखो और गाड़ी चाबी रखो जाओ। मैं तो इसमें ये कहूँगा कि वो जब कमरे से बाहर जाते हैं तो लोगों को उनकी पतलून पहनी हुई तो नज़र आती है, लेकिन शायद होती नहीं है। क्या लॉयल्टी करनी चाहिए कभी अपने एम्प्लॉयर से, किसी एम्प्लॉय को, किसी मार्केटिंग वाले को, किसी किसी को भी? क्या हमें अपने एम्प्लॉयर से लॉयल होना चाहिए? फारूक साहब, एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, और हम पहले जिस जनरेशन में थे, मतलब मेरे वालिद या उस जनरेशन के जो लोग थे, क्योंकि जब मैंने जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने तो 11-12 इदारों में काम किया है, तो मेरे एक मामू जो है वो बहुत उससे होते थे कि ये तुम करते क्या हो, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में 2 या 3 इदारों में ही कुल काम किया। तो वो जनरेशन जो है वो तो लॉयल्टी की कायल थी, और वो कर मैं अगर आपको ज़ाती हैसियत में बताऊँ तो मैं जॉब लॉयल्टी का कायल नहीं हूँ। मैं उसके मुकाबले में जॉब ऑनेस्टी का कायल हूँ। मैं अच्छा, जब तक रहूँ इंतहाई ईमानदारी से अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को दूँ। मतलब जो आपने कहा जॉब ऑनेस्टी, यू आर नॉट टॉकिंग ऑफ लेट्स से कि लॉयल्टी विद द एम्प्लॉयर जो आपकी तनख्वाह डाल रहा है। देखिए, उसमें फिर ये होता है कि अगर आप लॉयल्टी पे चले जाते हैं ना, तो फिर आप बहुत सारी ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आपकी जॉब की बका का बाइस बन जाती हैं, और उसमें फिर परफॉर्मेंस सेकेंडरी हो जाती है। और ये कल्चर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसीलिए जैसे हम कहते हैं तो लोग आमतौर पे कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। तो मैं कहता हूँ नहीं, इसको अंग्रेज़ी में बोलो कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है। एग्री जी, AGR डबल एग्री तो, कहते हैं। तो वो जो आप लॉयल्टी की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ लोग हाँ में हाँ मिलाने वाले को ढूंढते हैं। जी, उसकी जगह मैं ये कहता हूँ कि जो सही बात है वो कहो, ईमानदारी से जब तक कर रहे हो, एक एक सेकंड जो आप काम कर रहे हैं वो आपके इदारे के लिए वक्फ होना चाहिए। और लेकिन उसके बाद अगर आपको एक अच्छी कोई ऑप्शन मिलता है या अच्छा कोई आपको अपॉर्चुनिटी आती है, तो कोई वजह नहीं है आपको चले जाना चाहिए। आमतौर पे लोग पहले जाते हुए बड़े शर्मिंदा फील करते थे, वो समझते थे कि मैंने कोई बेवफाई की है। मेरा ख्याल है ये कोई बेवफाई नहीं है।
इदारा अपने जैसे देखिए मैं मुल्कों के लिए कहता हूँ कि मुल्कों के जो है ना कोई मुल्कों के अकायद नहीं होते, मफादात होते हैं। तो इसी तरह लोगों के भी मफादात होते हैं। जब तक इदारे और फर्द वाहिद के मफादात मिलते रहेंगे, दोनों ग्रो करेंगे। लेकिन अगर किसी वक्त पे आपको ये महसूस होता है कि आपके मफादात और इदारे के मफादात में टकराव है, तो बजाय से कि आपको या इदारे को नुकसान पहुंचे, मेरा ख्याल है राहें अलग कर लेनी चाहिए। राहें अलग कर लेंगे, जी। इसमें कोई नहीं है। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयर के लिए बड़ा आसान होता है किसी आदमी को साइडलाइन करना, लेकिन एम्प्लॉई के लिए इतना आसान नहीं होता है, ये फैसला बड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या मशवरा देंगे किसी इदारे को, नौजवान अगर ज्वाइन करे, तो ज्वाइन करने से पहले वो किस तरीके से सिक्योर करे कि उसके साथ अचानक ये हादसा नहीं हो जाएगा? देखिए मैंने बड़े मज़े की बात है कि मैंने एक थोड़े अर्से पहले एक तहरीर लिखी थी कि एक दोस्त ने कुछ दोस्तों को अपनी फैमिली के साथ मदऊ किया, जिसमें मैं भी था। तो एक साहब वहाँ थे जिनके बेटे ने अभी नई जॉब शुरू की थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये मेरे बेटे ने अभी नया कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन किया है, तो आप इसे कोई मशवरा दीजिए। तो मैंने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं कुछ कहता हूँ जो आपको शायद अभी कुछ समझ आएगा, कुछ अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन जब आप आगे चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। तो मैंने उनसे कहा कि यू विल राइज अप टू द मिडिल मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्पिटेंस एंड आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस। क्या बात है, कॉम्पिटेंस। तो वो साहब मुझसे कहने लगे कि भाई मैंने तो कहा था बेटे को एक आसान सी नसीहत नहीं है, कहना चक्र बात है ना, आपने तो इतनी मुश्किल बात कह दी। तो मैंने कहा हुजूर मैंने तो 35 साल का निचोड़ पेश कर दिया था। तो ये तो मैं इसमें ये कहता हूँ, देखिए आमतौर पे जब हम नौकरी लेने जाते हैं ना, तो हम इतने अपने आप को नीचे कर देते हैं कि हम वो सवालात नहीं कर सकते। मसलन क्या सवाल करना चाहिए? देखिए मैं बहुत अच्छी बात आपने की। मैं आपको बताऊं, मैंने उस वक्त जॉब चेंज की जब मेरे पास डायरेक्ट जॉब चेंज करने के लिए कोई थ्रेट नहीं था। तो मैं अमूमन आप देखते हैं कि वो जो भी उन्होंने सवालात किए मैंने जवाबात दिए, और उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि आपके कोई सवालात हैं। तो मैं आपको बात बताऊं कि मैंने ऐसे सवाल किए हैं कि वो शायद खुद भी हैरान हुए, और लेकिन मुझे उसके बाद वहाँ नौकरी भी मिली। मिसाल के तौर पे मुझसे जो पहले साहब थे वो कितने अरसे इस पोजीशन पे रहे, वो क्यों छोड़ के गए। अब ये वो सवालात हैं तो जिससे आपको इस इदारे के कल्चर का अंदाजा होता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने बारे में, अपनी सलाहियतों के बारे में, तो आप ये सवालात कर सकते हैं। आपने अभी अलमीज़ान के हवाले से एक बात की थी कि वो 3 इदारों में था या नहीं था। एक बात का क्रेडिट मैं अलमीज़ान को भी देना चाहूँगा कि जब मैंने उनके यहाँ नौकरी ली तो मैं ट्रेनिंग किया करता था, और मैंने उनसे कहा कि मैं जो है अपनी नौकरी के दरमियान में रहते हुए भी मैं ये ट्रेनिंग कंडक्ट करना चाहूँगा, और मैं अपना डे रेट भी चार्ज करता हूँ, यानी जो मेरा एक ट्रेनिंग के एक दिन का जो भी मेरा मुशायरा है वो मैं चार्ज करता हूँ। तो और मैंने उनसे कहा आप इसको डॉक्यूमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया। मेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे ये जो उस वक्त का था उस पर ये दर्ज है कि मैं बाहर जाके ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकता हूँ और अपना डे रेट चार्ज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये इदारे में रहते हुए करूँगा तो 2 कदगन लगाई थी कि या तो मैं छुट्टी लेके करूँगा या छुट्टी के दिन करूँगा, और मैं अलमीज़ान के जो कंपेटिटर हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं करूँगा, विच इज़ वेरी प्रोफेशनल। तो अगर आप अपने आप के बारे में आपको एतमाद है तो आप ये सारी बातें कर सकते हैं। इंटरव्यू एक बड़ा अहम होता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और भी आऊँगा ज़रा कि बेलूम समझा जाता है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ ऑनेस्टी अपने उरूज पे होती है हर सतह के ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि एवरीबडी टेंड टू राइज टू लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है। अगर मुझसे आप पूछेंगे ना करप्शन की क्या तारीफ है, मैं आपसे क्या कहूँगा? मैं आपसे कहूँगा कि करप्शन वो है जो पुलिस वाला करता है, ठीक है। और मुझे जो एतराज़ होगा वो ये कि इतनी ज़्यादा क्यों कर रहा है, 5 रुपये ले छोड़ के वो मुझे 2000 रुपये क्यों मांग रहा है ये। लेकिन क्या आपके ख्याल में एक मॉरल करप्शन इस सरकारी महकमों के अलावा क्या मल्टीनेशनल कंपनी नहीं पैदी? मैं इसके मॉरल करप्शन की बात करूंगा। नहीं, बिल्कुल है। मैं आपको करप्शन के हवाले से 3 किस्म की करप्शन है, बट उस पर आने से पहले मैं आपको बताऊं मेरा जो पहला इदारा था, तो उसमें जब आपको वो सुपरवाइजर लेवल पे ट्रेनिंग प्रमोट करते थे, तो ट्रेनिंग जो दी जाती थी तो वो बताते थे कि सुपरवाइजर का काम पुलिसिंग करना है, लेकिन जो उस कंपनी का सुपरवाइजर है, मतलब उन्होंने पुलिसिंग का कहा कि पुलिस वाला सिग्नल के बाद खड़ा रहता है ताकि कोई सिग्नल तोड़े और उसको पकड़ ले और फिर जोड़ तोड़ जो भी होता है। उन्होंने कहा हमारी कंपनी का सुपरवाइजर सिग्नल से पहले खड़ा होता है ताकि कोई सिग्नल तोड़े ही ना। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारी तरबियत का हिस्सा था। अच्छा, जो आपने करप्शन के हवाले से बात की, पहले मैं आपको एक पंच लाइन दे दूं। वो पंच लाइन ये है कि अपने 35-36 साल के करियर में मैंने कोई इदारा करप्शन फ्री नहीं देखा।
चाहे वो शरिया कंप्लायंट हो, गैर कंप्लायंट हो, मल्टीनेशनल हो, नेशनल हो। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने करप्शन सबसे ज्यादा एंटी करप्शन के दायरों में देखी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो करप्शन जो है मैं उसको 3 तरह के उसमें उसकी तक़सीम करता हूँ कि पहली जो आम तौर पे कही जाती है, जो कि ज़्यादातर बदकिस्मती से हमारे कसीरुल कौमी इदारों में होती है, क्योंकि वहाँ कैश का या इश्यू नहीं होता, कि ये वुमेन एंड वाइन कल्चर की बात है, जो वहाँ पार्टीज़ में होता है, जो आपने जिसको मोरली भी बात कही, तो वो एक करप्शन है, वो मौजूद है। दूसरी करप्शन पैसों की करप्शन है, जिसमें आमतौर पे सरकारी इदारों को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। मैंने अपनी 35-36 साला करियर में कोई इदारा करप्शन के बगैर नहीं देखा। अच्छा। मैं जो करप्शन की तारीफ है मैं आपके सामने पेश कर दूंगा कि चाहे कोई भी अकायद के तहत वो रन करते हैं, वो चाहे कसीरुल कौमी हो, वो एक पाकिस्तानी इदारा हो, शरिया कंप्लायंट हो, गैर शरिया कंप्लायंट हो। जी सोहेल साहब, ये तो मेरा ख्याल है करप्शन पे तो बातें चलती रहेंगी। अभी किस्त भी काफी लंबी हो रही है हमारी, चौथी, तो चौथी किस्त को भी यहीं रोकते हैं जी ठीक और है। फिर इंशाल्लाह अगली किस्त के अंदर वहीं से सिलसिला टूटेगा जहाँ से हम सिलसिले को तोड़ रहे हैं। तो जी, मैं ठीक आपसे है। याद चाहूंगा